Hello. Jai Hind friends, my name is Edi Stars and welcome to all in your incredible platform Edi Stars Crazy 214. So guys, एक्चुअली मेरा टैबलेट ख़राब हो गया है, आपको पता ही है, एंड मैं काफ़ी दिन से कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन अब मैं सिंपली मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसका कैमरा ऑन नहीं कर सकता किसी कारणवश। जब मेरा टैबलेट ठीक हो जाएगा तो फिर मैं जैसे पहले पढ़ा रहा था वैसे ही पढ़ाऊँगा। अभी मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा आपसे कनेक्ट होने की और आपको पढ़ाने की, ठीक है। अपन एनसीईआरटी पढ़ रही थी लाइन बाई लाइन, आ जाओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर 2-4 चीज़ें पढ़ी थी। बेसिकली कॉकरोच हम पढ़ रहे थे, तो कॉकरोच की हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी, ठीक है। क्या पढ़ ली थी हमने? कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, ओके। तो कॉकरोच की हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी, यानी कि कॉकरोच का साइज़ क्या होता है, कॉकरोच किस तरीके से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी, इन सब की बात हम कर चुके हैं, ओके। इनके साइज़ की, कॉकरोच की, इनको हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना बोलते हैं। 34 से 53 mm का इनका साइज़ होता है, जो एवरेज ज़्यादातर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ये, मतलब कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ये कैसे मिलते हैं, कलर्ड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कलर्ड। यहाँ पर लिखा होगा कहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखा है। कुल मिला करके हम इनके बारे में यहाँ पर कर चुके थे बेसिक चीज़ें। ये हमने कॉकरोच यहाँ से भी पढ़ लिया था, ठीक है। कॉकरोच के बारे में ये रहा, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड के भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में, ये लिखा है ना, कुछ ऐसे ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है। इनकी साइज रेंज जो होती है वो कितनी होती है? 1/4 इंच से 3 इंचज़ तक, और सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक इनकी क्या होती है? साइज़ होती है, ओके। इनके पास एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी में हमने बेसिकली ये सब पढ़ लिया था कि इनकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें बाहर से ओवरऑल, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। किस किस में थे? हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में, ओके। ये 3 चीज़ों में क्या थे? डिवाइड थे। अब हमने हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, इन तीनों को एक एक करके पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हेड, ओके। सॉरी यार, सबसे पहले हेड पढ़ा था। हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है, ओके। इसके बाद में हमने हेड के बारे में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि हेड जो है वो थॉरेक्स से, एक नेक, पतली सी गर्दन होती है इनकी, नेक फ्लेक्सिबल, जिसके थ्रू इनका हेड इनके थॉरेक्स से कनेक्ट रहता है, ठीक है। एंटीना पढ़ लिया था हमने, ओके। एंटीना पढ़ लिया था, ठीक है। और बेसिकली हम बात करते करते इनकी इनका जो माउथ होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। हाइपोफेरिंग्स के बारे में, लोअर लिप्स, लेबियम्स के बारे में, लेब्रम्स के बारे में पढ़ लिया था। और हमने इनके थॉरेक्स, अब इनका जो थॉरेक्स वाला पार्ट है वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होता है। किसमें? 3 टाइप्स में। कौन सा? पैराथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स, ठीक है। यहाँ हम चल रहे थे, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अपन ने मोटा मोटा यहाँ तक पढ़ लिया था, ओके। यहाँ तक मैं राइट कर देता हूँ, और ये ड्रॉ करके मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। देखो, बेसिकली अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे थे? 3 भागों में डिवाइड थे। किस किस में थे? देखो सुनो, कॉकरोच जो होता है बेसिकली, कॉकरोच ये तुम्हारा 3 भागों में डिवाइड था। कौन कौन सा था? एक तो हेड, एक कौन सा था तुम्हारा? थॉरेक्स, ठीक है। और एक कौन सा था तुम्हारा? एक कौन सा था तुम्हारा? थॉरेक्स के अलावा एक था तुम्हारा एब्डोमेन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब इसमें से हमने हेड पढ़ लिया था।
अपन थोरेक्स पढ़ रहे हैं। अब थोरेक्स फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन से में? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके अपन इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किस किस में? एक तुम्हारा मीजोथोरेक्स, एक तुम्हारा मेटाथोरेक्स, एक तुम्हारा पैराथोरेक्स। ओके, चलिए। हाँ हाँ भाई, तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि बेसिकली हमारा जो मीजोथोरेक्स है, कौन सा, सॉरी, हमारा जो थोरेक्स वाला पार्ट है उसके बारे में पढ़ रहे थे। देखो हमने यहाँ तक हेड तो पढ़ ही लिया था। ओके, हमने यहाँ पर हेड पढ़ लिया था। ओके, अब हेड के बाद में अपन क्या पढ़ने वाले थे? थोरेक्स। क्या पढ़ने वाले थे? थोरेक्स वाला पार्ट। कहाँ लिखा है सर थोरेक्स वाला पार्ट भैया? ये लिखा है तुम्हारा थोरेक्स। ओके, ए एस है, एस है, ठीक है। अब अपन थोरेक्स पढ़ रहे थे, तो देखो ये लिख रहा है थोरेक्स ऑफ 3 पार्ट, यानी कि थोरेक्स जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट पैराथोरेक्स, सेकंड मीजोथोरेक्स, थर्ड मेटाथोरेक्स। ओके, पैराथोरेक्स सबसे आगे होता है, बीच में मीजोथोरेक्स होता है और सबसे लास्ट में मेटाथोरेक्स होता है। ओके, अब इसके बाद में लिख रहा है द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाई शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द पैराथोरेक्स नो एज द नेक, यानी कि जो तुम्हारा हेड है, यानी कि जो तुम्हारा सर है, समझ रहे हो ना? ये लिख रहा है जो तुम्हारा हेड है, यानी कि जो तुम्हारा सर है, वो कनेक्ट रहता है कौन से वाले पार्ट से? थोरेक्स के कौन से वाले पार्ट से रहता है? पैराथोरेक्स वाले, यानी कि जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है। थोरेक्स का सबसे आगे वाला पार्ट कौन सा होता है? पैराथोरेक्स। और पैराथोरेक्स सबसे आगे वाला पार्ट है, तो वो हमारे सर से कनेक्ट रहेगा, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट रहेगा? नेक, यानी कि गर्दन के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। यार इसको काटो पहले। नेक्स्ट, ईच थोरेक्स सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी कि ईच थोरेक्स, यानी कि जितने भी थोरेक्स सेगमेंट्स होते हैं उन सभी से क्या निकलता है? एक जोड़ी पैर का जोड़ा निकलता है, जिससे ये वॉक करते हैं, यानी कि चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स एराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स, यानी कि अब इनके जो बीच वाला पार्ट है थोरेक्स का जो बीच वाला पार्ट है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? मीजोथोरेक्स। क्या नाम दिया था अपन ने? मीजोथोरेक्स। वहाँ से क्या निकलते हैं? विंग्स निकलते हैं, और वो जो होते हैं पहला जोड़ा होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं भाई। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से निकलते हैं? मीजोथोरेक्स से निकलते हैं। एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स, यानी कि जो दूसरा जोड़ा है, दूसरा जोड़ा सेकंड पेयर है किसका? विंग्स, यानी कि परों का, वो कहाँ से निकलता है? मेटाथोरेक्स से। ओके, तो मेटाथोरेक्स से कहाँ से निकलता है? तुम्हारा सेकंड जोड़ा निकलता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे क्या लिखा है? 4 विंग्स मीजोथोरेसिक कॉल्ड टैगमिन। ओके, इसका मतलब हो गया कि जो 4 विंग्स होते हैं, 4 विंग्स मतलब आगे के जो पंख होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? मीजोथोरेक्स से। ये तो हमें पता ही है। इनको अपन ने क्या नाम दे दिया? मेटाथोरेक्स। ओके, क्या नाम दे दिया अपन ने इनको? टैगमिन। सॉरी यार, क्या नाम दे दिया अपन ने इनको? टैगमिन। किसको? 4 विंग्स को। जो आगे के पंख होते हैं उनको 4 विंग्स बोलते हैं। बेसिकली 4 विंग्स यानी कि आगे के पंख, और वो कहाँ से निकलते हैं? तुम्हारे मीजोथोरेक्स से। और उनको क्या बोलते हैं अपन? टैगमिन। आर ओपन डार्क एंड लीदरली एंड कवर देन हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं तुम्हारे टैगमिन, ये कैसे होते हैं? डार्क होते हैं, यानी कि इनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ से पढ़ते हैं। यानी कि ये डार्क होते हैं। और लीदरली एंड कवर द हिंड विंग्स। हिंड विंग्स का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारे पीछे के पंख हैं, जो मेटाथोरेक्स से निकल के आते हैं, उनको क्या करते हैं? ढकने का काम करते हैं, कवर लगाने का काम करते हैं। ये लिख रहे हैं ना, कवर द हिंड विंग्स वैन जब एट रेस्ट, यानी कि जब कॉकरोच रेस्ट में होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ से अपन राइट कर देते हैं। इसको डिलीट करूँ यार, चलो इसको भी डिलीट करूँ।
चलो ख़त्म, इसको आगे बढ़ें। हाँ भाई, अपन कहाँ चल रहे थे, यहाँ पर चल रहे थे। तो द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो तुम्हारे हिंड विंग्स होते हैं, पीछे के पंख होते हैं मेटाथोरेक्स से निकलने वाले, वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, उनके आर पार देख सकते हो आप। और ये क्या लिख रहा है, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, यानी कि वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन्स, यानी कि बहुत ही मेम्ब्रेनस मतलब झिल्लियों से बने हुए होते हैं, और उनका अपन यूज़ किस में करते हैं, फ्लाइट यानी कि उड़ने में करते हैं। ठीक है, किसका, हिंड विंग्स का, जो कहाँ से निकलते हैं, मेटाथोरेक्स से। वहीं मैं बात करूँ दोबारा से, ये जो तुम्हारे मीजोथोरेक्स से निकल रहे थे, उनको अपन ने क्या बोला था, टैगमिन बोला था। क्या बोला था अपन ने, टैगमिन, ये लिखा टैगमिन। ठीक है, कहाँ से निकल रहे थे, मीजोथोरेक्स से। ओके, और कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, यानी कि इनके आर पार अपन नहीं देख सकते। इनका काम क्या होता है, कवर करने का होता है। कौन से, हिंड विंग्स को, कब, जब वो रेस्ट में होता है। ठीक है ना। वहीं अपन दूसरी क्या बात कर रहे थे, हिंड विंग्स यानी कि पीछे के पंखों की, वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, इनमें से अपन आर पार देख सकते हैं। मेम्ब्रेनस होते हैं, और इनका यूज़ किस में करते हैं, अपन उड़ने में करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। राइट करते हैं भाई, चलो राइट कर देते हैं। ये इसको अपन ने राइट कर दिया, यानी कि सेव कर दिया। चलो भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। अब अपन कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, एब्डोमेन वाला। तो एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, कौन सा अपन आ गए अब, एब्डोमेन, द एब्डोमेन। एक बार और हाईलाइट कर दें, डार्क हो जाएगा। एक बार और हाईलाइट कर दें, थोड़ा और डार्क हो जाएगा। ओके, तो अपन एब्डोमेन वाला पार्ट करते हैं, इसको अपन राइट कर देते हैं। तो ये लिख रहा है, इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्सिस्ट ऑफ द 10 सेगमेंट इन। ओके, यानी कि जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन बेसिकली जो बहुत पीछे का हिस्सा होता है, मेल्स हो चाहे फीमेल्स कॉकरोच हो, दोनों में 10 सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि 10 डिवीज़न होते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है डिवीज़न, खंड होना, मतलब 10 सेगमेंट्स होते हैं। ओके, अब ये क्या लिख रहा है, फीमेल्स मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख रहा है, फीमेल्स द 7th स्टर्नम इज बोट शेप एंड टूगेदर विद द 8th and 9th स्टर्ना फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ जेनेटियल पोच। देखो यहाँ तक इसका मतलब क्या हो गया, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 7th स्टर्नम, यानी कि देखो ये जो बोल रहा है ना, 10th सेगमेंट और 7th स्टर्नम, बेसिकली स्टर्नम और सेगमेंट एक ही चीज़ है। सेगमेंट मतलब खंड, और स्टर्नम मतलब उस एक खंड का नाम उन्होंने स्टर्नम बोल दिया है। ठीक है, तो जो इसका 7वां स्टर्नम है, यानी कि 7वां सेगमेंट है, वो कैसा होता है, बोट शेप जैसा होता है, यानी कि नाव के जैसी स्ट्रक्चर होती है। किसकी, फीमेल्स की, याद रखना, मेल्स में नहीं, फीमेल्स में 7वां जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बोर्ड के जैसी। और टूगेदर यानी कि 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर के वो क्या करते हैं, जेनेटियल पोर बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फीमेल्स में 7वां सेगमेंट, 7वां स्टर्नम बोट के जैसी स्ट्रक्चर होता है, और वो 8वें और 9वें, क्या लिखा है, 8वें और 9वें के साथ मिलकर के क्या बनाता है, जेनेटियल पोच बनाता है। ओके, क्या बनाता है, जेनेटियल पोच बनाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, अब जेनेटियल पोच क्या होता है, तो भैया जेनेटियल पोच होता है तुम्हारा जहाँ से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट, whose anterior part contain female gonapore, spermatical pore and कोलेक्ट्रल ग्लैंड्स। यानी कि वही सेम चीज़ रिपीट की गई है दोबारा से। मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ से जेनेटियल पोच यानी कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है ये पूरा का पूरा, कौन कौन सा, 7th 8th और 9th स्टर्नम आपस में मिल करके। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एक तुम्हारा गोनापोर पाया जाएगा। गोनापोर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर फीमेल्स का पोर होता है। ओके, स्पर्मेथिकल्स पोर्स यानी कि जहाँ पर स्पर्म्स को क्या करते हैं, वो रिसेप्ट करते हैं।
है ना, कॉलेक्टर ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के फीमेल्स की पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो वो 7th 8th और 9th स्टर्नम आपस में मिलकर के फीमेल्स का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्लेस बनाती हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं किसकी, मेल्स की। तो मेल्स के लिए अपन थोड़ा सा कैसा लाइट कलर ले लेते हैं भैया। पुरुषों के, महिलाओं के मुकाबले तो पुरुष हल्के ही होते हैं। इन मेल्स, अपन किसकी बात करते हैं, अपन मेल्स की। तो मेल्स की अपन बात करते हैं, इसको अपन डब्बे में बंद कर देते हैं। ओके, तो ये क्या लिख रहा है मेल्स में, जेनिटियल पोच और चैम्बर लाइक एट हिंड एंड ऑफ एब्डोमन बाउंड्री डोर्सल्स बाय 9th and 10th टेरगा वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। यानी कि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर बेसिकली होता क्या है, एब्डोमन की 9th और 10th सेगमेंट्स में क्या पाया जाता है मतलब जो 9th और 10th होता है उसके पीछे क्या पाया जाता है, एक चैम्बर पाया जाता है, चैम्बर। अब वो जो चैम्बर होता है बेसिकली किसका काम करता है, पूरा का पूरा गैनोपस, गैनोफिजियस एंड जेनिटल पोर्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली 9th और 10th में सेगमेंट्स के पास क्या हो पाया जाता है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा प्लेस पाया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ये लिख रहा है यहाँ पर जेनिटल पोर एंड जेनोफिसिस। ओके, इसको अपन राइट कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, मेल्स बियर ए पेयर ऑफ ए शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल लाइक स्ट्रक्चर। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मेल्स होते हैं बेसिकली, अगर हम मेल्स करें तो मेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, एक धागे जैसी, ये लग रहा है ना, मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट, यानी कि मेल से एक जोड़ा निकलता है, एक पेयर निकलता है, और वो जो पेयर होता है वो थ्रेड लाइक यानी कि धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसको अपन एनाल स्टाइल बोलते हैं। मेन चीज़ क्या है, ये एनाल स्टाइल, यानी क्या बोलते हैं अपन उसको, एनाल स्टाइल बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में मिलता है, ना कि फीमेल्स में। तो याद रखना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेल्स में मिलती है फीमेल्स में नहीं मिलती, वो होती है एनाल स्टाइल। ओके, क्या होती है, एनाल स्टाइल। और मैं तुमसे बोलूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो फीमेल्स में मिलती है मेल्स में नहीं होती, तो बोलती है बोट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये वाली, ठीक है ना, बोट शेप, जो कि फीमेल्स में मिलती है, सिर्फ मेल्स में नहीं मिलती है। अब देखो आगे चलते हैं, ये लिख रहा है विच आर एब्सेंट इन फीमेल। लिखा है ना क्या चीज़, एनाल स्टाइल। एनाल स्टाइल क्या होती है, एब्सेंट होती है किसमें, फीमेल्स में। इन बोथ सेक्स द 10th सेगमेंट्स, यानी कि दोनों सेक्स मेल हो या फीमेल हो, 10 सेगमेंट्स होते हैं, पहले ही बताया था। लेकिन दोनों सेगमेंट 10th सेगमेंट्स में बियर ए पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनाल सरसी। यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही सेगमेंट के 10वें खंड में, कौन से, 10th सेगमेंट से क्या निकलता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनाल सरसी बोलते हैं। याद रखना, यानी कि बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट है मेन। कौन से, एक तो बोट स्ट्रक्चर, कौन सी, एक तो बोट स्ट्रक्चर है, वो किस में मिल रही है, सिर्फ फीमेल में मिल रही है। ठीक है, और एक तुम्हारी क्या चीज़ है, एक तुम्हारी एनाल स्टाइल है, वो सिर्फ मेल में मिल रही है। और एक तुम्हारा क्या है, एनाल सॉरी, एक तुम्हारा क्या है, एनाल सरसी है। क्या चीज़ है, एनाल सरसी। ये मेल फीमेल दोनों में मिल रही है, कौन से खंड में, 10th सेगमेंट्स में। ठीक है, इसको अपन राइट कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली पूरा सिस्टम है, ये प्रीवियस क्लास में तुम्हें सारी चीज़ें समझाई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन एनाटॉमी। अब देखो हमने क्या पढ़ा, बेसिकली कॉकरोच के, देखो सबसे पहले हमने कॉकरोच की बेसिक चीज़ें पढ़ी। कॉकरोच कहाँ मिलता है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या नहीं है, कितनी बीमारियाँ फैलाता है, किस तरीके का कलर होता है, मतलब बेसिक आइडेंटिफिकेशन हमने कॉकरोच की पढ़ी। सेकंड हमने पढ़ी कुछ रेयर कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहाँ डिफरेंट कलर के कॉकरोच मिलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अब कॉकरोच का ओवरव्यू यानी कि बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मेन चीज़ क्या पढ़ रहे थे, एक तो कॉकरोच का बाहर का हिस्सा, शरीर, मतलब बाहर का शरीर कैसा दिख रहा है, क्या बनावट है, कैसा दिख रहा है। सेकंड अब क्या पढ़ रहे थे कि इसकी अंदर की चीज़, मतलब एक तो बाहर की एनाटॉमी पढ़ ली अपन ने,
मतलब सॉरी बाहर की स्ट्रक्चर देख ली, हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सेकंड, अब इसको अंदर से धाक के देख लेते हैं। अंदर से काट पीटने के बाद में कॉकरोच जनरली दिख कैसा रहा है, ठीक है। अब थर्ड इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम, हम इनके 3 सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पर मेनली क्या पढ़ लिया, इसका बाहर की चीज़ें पढ़ ली। तो बाहर की क्या क्या, तो इसका हेड पढ़ लिया हमने, सर के बारे में पढ़ लिया, इनका सर स्ट्रेंगुलर शेप का होता है, क्या है क्या नहीं। देखो मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है, मैं तुमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो। फिर हमने इसके बारे में हेड के बारे में पढ़ लिया, नेक के बारे में पढ़ लिया, थोरेसिक के बारे में पढ़ लिया, एब्डोमेन के बारे में पढ़ लिया। तो ये सारी कैसी थी, स्ट्रक्चर थी बाहर की। अब अपन अंदर की बात करते हैं। तो अंदर की अपन जैसे बात करते हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अपन एनाटॉमी। ओके, क्या चीज़ है, एनाटॉमी। चलो भाई एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लिख रहा है एनाटॉमी में अपन सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो ये लिख रहा है द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इन द डिवाइड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हिंदगट। यानी कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जो इनकी आहार नाल है, खाने पीने का जो रास्ता है, वो बेसिकली इनकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर होता है। बॉडी कैविटीज़ यानी कि बॉडी के अंदर पाई जाने वाली कैविटीज़, खाली जगह, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है, इनका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। अब वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस में, एक तो फोरगट में, एक मिडगट में और एक हिंदगट में, ठीक है। फोरगट आगे वाला, मिडगट बीच वाला और हिंदगट सबसे लास्ट यानी कि पीछे वाला, ठीक है। अब स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मुंह से हो गई। तो मुंह को कर देते हैं अपन हाईलाइट। यहाँ से अपन ने स्टार्ट कर दिया भैया खाना। तो सबसे पहले तुम खाओगे तो मुंह से ही तो खाओगे ना, तो मुंह से खाओगे तो खाने के बाद में क्या आ जाएगा, खाने जैसे ही तुमने मुंह में खाया तो खाने के बाद में एक छोटी सी शॉर्ट ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब की जैसी क्या होती है, फेरिंग्स होती है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, ये चौराया होता है खाने का और हवा का। यानी कि तुम जब सांस लेते हो, जब तुम खाते हो, तो वो बेसिकली तुम्हारे फेरिंग्स, जहाँ तुम्हारा एक कौवा टाइप का होता है, तुम शीशे में देखना अपने मुंह को फाड़ के, तो एक कौवा टाइप का देखेगा। उसी जो कौवा होता है ना, उसकी नीचे का एरिया देखा है ना, हल्का कौवा, मुंह खोल के देखते हैं तो वो लटका रहता है। बेसिकली वो जो लटका रहता है ना, उसके जो नीचे का एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, एक ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर खाना और एयर दोनों ही चीज़ें आपस में मिलती हैं और खाना अपने रास्ते और हवा अपने रास्ते चली जाती है, ठीक है। तो जैसे तुम खाओगे तो माउथ तुम्हारा पीछे की तरफ एक छोटा ट्यूबुलर पार्ट किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में होता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। अब तुम बात किसकी कर रहे हो, खाने की, ना कि एयर की। तो एयर को मारो गोली। अब फेरिंग्स के बाद में जैसे मान लो तुम्हारा माउथ ओपन होगी फेरिंग्स में, अब फेरिंग्स के बाद में ये क्या करेगी, लीड करेगी किसको, एक छोटे और पतले पार्ट को, और उसका नाम क्या होता है, मतलब एक छोटे और पतले क्या, इसको नैरो पैसेज यानी कि एक रास्ते को फॉलो करती है और उसका नाम होता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद में क्या हो जाएगा, दिस इज टर्न ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोप। यानी कि जो ईसोफेगस है उसके बाद में खाना कहाँ जाता है, तुम्हारी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली इसका नाम होता है क्रोप। अब क्रोप क्या है, हम जैसे हमारा स्टमक होता है ना, पेट, खाना पीना स्टमक में चला जाता है खाने के बाद में, इसी तरीके कॉकरोच के अंदर स्टमक क्या होता है, क्रोप। बेसिकली इनका स्टमक क्या है, क्रोप है, समझ गए। तो ये क्या है, इनका स्टमक है, क्रोप। यार ठीक से लग जा भाई। अब क्रोप का यूज्ड क्या होता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑन फूड, लिखा है ना, इसका यूज्ड किस में होता है, फूड को स्टोर करने में। अब ये लिख रहा है द क्रोप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस। यानी कि जो क्रोप है वो क्रोप के बाद में खाना कहाँ चला जाता है, गिजार्ड प्रोवेंट्रिक्यूलस में चला जाता है। प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दांत के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। इसके बारे में आगे लिख रहा है, अपन डिटेल में पढ़ते हैं, चिंता मत करो। अब ये लिख रहा है, इट हैज़ आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड
थिक इनर क्यूटिकल्स फॉर्मिंग 6 हाईली काइटनस प्लेट कॉल्ड टीथ। देखो जो तुम्हारी गिजार्ड होती है वो कैसी होती है, एक बहुत ही मोटी सर्कुलर मसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी मस्कुलर पेशियाँ होती हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, 6, ये लग रहा है ना 6 हाईली काइटनस, यानी कि 6 काइटिनस प्रोटीन्स की बनी हुई क्या होती है, प्लेट मिलती हैं, और उनको अपन दांत बोलते हैं। यानी बेसिकली वो इनके दांत का काम करती हैं। यानी कि जो गिजार्ड होते हैं बेसिकली बहुत मोटी मसल्स के बने होते हैं, और उनके ऊपर कवरिंग रहती है काइटिनस की, जो कि 6 दांत के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसीलिए जो गिजार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीडिंग करते हैं, यानी खाने को पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ लिख रहा है गिजार्ड हेल्प इन ग्रीडिंग द फूड पार्टिकल्स। ओके, है ना। द एंटायर फोरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल्स, ए रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules called hepatic of gastric area। ओके, यानी कि वही सेम चीज़ है। ओके, समझ तो आ रहा है ना। इस कोल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक केसेस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। यानी कि मैं बात करूं कि अब तुम्हारा खाना क्या हो गया, ग्रिडिंग हो गया, पिस गया। अब पिसने के बाद में क्या हो गया, फोरगट से कहाँ जाएगा, तुम्हारा मिडगट में जाएगा। अब फोरगट से मिडगट जाएगा तो वहाँ रास्ते में 6 से 8 रिंग होती हैं, ट्यूबुलर्स, और उनको अपन क्या बोलते हैं, हेपेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लग रहा है ट्यूबुलर्स कॉल्ड हेपेटिक रिंग्स होती हैं। वो कैसी होती हैं, 6 या 8 होंगी। एंड गैस्ट्रिक सीज इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। ओके, इसके बाद में लग रहा है विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हिंडगट। ओके, यानी कि वो जो 6 से 8 ट्यूब्यूल्स हैं जो कि तुम्हारे हेपेटिक गैस्ट्रिक्स के बिल्कुल मतलब हिंडगट और मिडगट के बीच में मिल रही थी, वो क्या करती हैं, तुम्हारी जूस का निर्माण करती हैं। वो जूस होता क्या है, बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, पाचन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, खाने को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब लिख रहा है, आगे लिख रहा है मिडगट एंड हिंदगट। यानी कि जो मिडगट के बाद में कहाँ जाएगा खाना, हिंदगट में, यानी पीछे वाले गट में। इट प्रेजेंट अनदर रिंग्स एंड 100 to 150 येलो कलर्ड फ्लेमिंग्स, यानी मेलपीगियंस। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तुम्हारी हिंडगट के बाद में क्या आ जाती है, वो सॉरी मिडगट के बाद में क्या आ जाती है, हिंडगट, तो इन दोनों के बीच में फिर 100 से 150 क्या पाई जाएंगी, येलो कलर की, सॉरी यार, येलो कलर की क्या पाई जाती है, मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है बेसिकली उत्सर्जन, यानी कि सेक्रेशन करना। किसका सेक्रेशन करते हैं ये, यहाँ पर लिख रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिनका हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, बॉडी से त्यागती है, बॉडी से बाहर की ओर रिलीज़ करती है, सेक्रेट करती है। जैसे हमारे यहाँ किडनी का काम होता है, ऐसे ही इनकी मेलपीगियन नलिका जो कि 100 से 150 मिल का रही है, मिडगट और हिंडगट के बीच में मिल रही है। क्या काम होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, है ना। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन द मिडगट एंड इट्स डिफरेंटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। यानी कि ये लिख रहा है कि जो तुम्हारा मिडगट है, मिडगट वो क्या होता है, डिफरेंशियल, मतलब 3 चीज़ों में डिवाइड रहता है। किस किस में, इलियम में, कोलन में और रेक्टम में। द रेक्टम ओपन आउटन थ्रू एनस, यानी कि जो तुम्हारा रेक्टम है सबसे लास्ट वाला पार्ट, वो कहाँ तुम्हारा एनस में खुलता है। और ये एनस क्या होता है, बेसिकली ये तुम्हारा जहाँ से मतलब पॉटी करने का रास्ता होता है, बेसिकली उसको अपन इंग्लिश में एनस बोलते हैं। तो वहाँ जाके खुलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनका पूरा का पूरा आहार सिस्टम हो गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई, एक बार अपन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं यार। चलो, तो देखो, सॉरी भाई यार, तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या बोला, मान लो यहाँ पर माउथ है, इन्होंने कुछ खाया, खाने के बाद में सबसे पहले खाना कहाँ गया, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स के बाद में मैंने तुम्हें बताया कि फेरिंग्स के बाद में खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद में खाना कहाँ जाएगा तुम्हारा, एक छोटी सी पतली सी ट्यूब्यूल से होती हुई क्रॉप में। तो यहाँ खाना तुम्हारा कहाँ आ गया, क्रॉप में आ गया, ठीक है, क्रॉप। अब देखो क्रॉप के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, गिजार्ड में आ जाता है। तो
क्रॉप के बाद में कहाँ आ गया, गिजार्ड में। अब तुमको बताया था जो गिजार्ड होती है उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, थिक यानी कि मोटी होती हैं। और क्या होता है वहाँ पर दांत के जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं 6, जो कि खाने को पीसने का काम करती हैं, बताया था। अब गिजार्ड जब खाना वाना पिस जाता है उसके बाद में कहाँ जाता है तुम्हारा हिंदगट, मिडगट और सॉरी फोरगट, मिडगट और हिंदगट, इन 3 जगह जाता है। तो सबसे पहले अब क्या पढ़ते, ये हमारा क्या बता रहा था मैं आपको, जो तुम्हारा मिडगट, फोरगट और हिंदगट है, फोरगट और मिडगट है, उनके बीच में क्या होती हैं, ये मिल रही थी, क्या मिल रही थी, ये 6 से 8 क्या मिल रही थी, ट्यूब्यूल्स मिल रही थी, जो कि क्या करती हैं, बेसिकली सेक्रेट करती हैं एंजाइम्स को, जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने काढ़ा था कि खाना मिडगट में चला जाता है। फिर मिडगट के बाद में कहाँ जाता है, तुम्हारा हिंदगट में आ जाता है। और मिडगट और हिंदगट के बीच में क्या मिल रही थी, तुम्हारी 100 से 150 ट्यूब्यूल्स मिल रही थी, जो कि सेक्रेशन का काम करते हैं। और उसके बाद में खाना पीना तुम्हारा यहाँ से बाहर निकल जाता है रेक्टम के पास से होता हुआ। जी रेक्टम क्या होता है, बेसिकली ये तुम्हारे हिंडगट का पार्ट है, क्योंकि हिंडगट के अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन सा था, एक इलियम, कोलन, रेक्टम। तो रेक्टम सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, जो कि एनस में जाके खुलता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। इसके बाद में अपन कहाँ जाते हैं, ब्लड वेसल्स पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन ब्लड वेसल सिस्टम, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।